जानते थे पिछले टॉपिकों में, आपको ये थोड़ा सा कठिनाई तो हो रही होगी, लेकिन मैट्रिक्स में कुछ लोगों को बहुत ही आसान लगता है प्रश्न। यहाँ पर हम स्पेशली जो कठिनाई थोड़ी बहुत होती है उनको लेकर के यदि चर्चा करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करते हैं, जो जनरली लोगों के जहन में कम होता है। यहाँ पर देखें, हमने ये दो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ए बी सी, यानी तीन मैट्रिक्स लिया जाए तो ये मैट्रिक्स को आपको पहले बता दिया गया कि बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो ए बी सी, यहाँ ब्रैकेट दिया गया है तीन मैट्रिक्स के लिए, और यहाँ भी ब्रैकेट दिए गए हैं दो मैट्रिक्स के लिए, और आगे सी लिखा गया है। इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं हिंदी में साहचर्य नियम। हिंदी में बोलते हैं इसे साहचर्य नियम, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ध्यान दें, ये साहचर्य नियम जो होता है उसमें तीन संख्याओं को, तीन मैट्रिक्स को या तीन फंक्शन को हम किसी भी सेंस में ले, तीन लेना जरूरी है। ए बी सी, दो का ब्रैकेट बाद वाले ये पहले ब्रैकेट हो जाता है। तो इसलिए ये साहचर्य नियम, यदि इस तरह की है व्यवस्था, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई के लिए रूल जब जानेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सही ढंग से, तभी ये साहचर्य नियम के लिए आप जांच कर सकते हैं। इसलिए मल्टीप्लिकेशन रूल अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरे में हम देखते हैं, यहाँ भी तीन मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, यानी योग भी है गुणा भी है। यदि ए बी प्लस ए सी, ए के साथ बी प्लस सी को यदि हम अटैच करें तो इनको अलग अलग गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। इस रूल को हम यदि फॉलो करते हैं तो यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान दें, ये चीज़ें प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। इसमें यहाँ तीन जो मैट्रिसेस लिए गए हैं उनके लिए तो एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो। तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर गलती ज़्यादा होती है जनरली, क्योंकि हम जानते हैं, सपोज कीजिए कि हम 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो जनरली ये क्या होता है 3 इंटू 1, या हम 1 में 3 ऐड करें तो 3 प्लस 1, ये होता है संख्याओं के लिए, जनरली होता है, हमारे दिमाग में भी ये रहता है। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि मैट्रिक्स के केसेस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता। इसके साथ ही लगा हुआ यदि हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखें इसकी, तो ए बी और बी ए इक्वल हो, यदि होता है, इट इज नॉट नेसेसरी शब्द लिखा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन यदि हो जाता है ए बी इक्वल टू बी ए, तो उस स्थिति में ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, आई को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यदि आ रहा है, चाहे जिस ऑर्डर का हो, ए बी जिस ऑर्डर का हो, बी ओ भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए और आई भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम एक मैट्रिक्स को दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं। तो हम व्युत्क्रम के लिए आगे अभी सीखेंगे। तो इतना जानना जरूरी है कि जो प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। एक एग्जाम्पल लेके इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक लिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और बी दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। इसका ऑर्डर पता है आपको कितना है, 3/2, 3 रो और 2 कॉलम है। उसी तरह से हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 5 6 3 4, यानी ये जो मैट्रिक्स है हमारा 2/2 का है। तो यहाँ पर जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए। कभी भी मल्टीप्लाई करते समय हम पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। तो जब हम ए बी की बात करें तो उस स्थिति में आप देखिए ध्यान से,
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो वाला उठा करके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम इधर से लेंगे तो कॉलम में 5 है, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4। अब सेकेंड रो में आ जाए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4, थर्ड रो, यहाँ थर्ड रो लेंगे तो थर्ड में आएंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 5 इंटू 5 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, इट मीन्स 3/2, इट मीन्स ए यदि m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो और b n क्रॉस p का मैट्रिक्स हो तो ए भी m क्रॉस p का मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लाई के समय हम ये ध्यान देते हैं, परंतु यहाँ पर ये देखें बी ए की जब हम बात करेंगे तो यहाँ इसका कॉलम 2 है लेकिन इसका रो 3 है, तो ऐसी स्थिति में बी ए इज नॉट पॉसिबल, हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉसिबल? क्योंकि इसका जो है रो इसका कॉलम इक्वल नहीं है, जिस मैट्रिक्स को हम पहले लिखते हैं उसका कॉलम लेते हैं, बाद वाले मैट्रिक्स का रो लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये ऐसी स्थिति में ये इक्वल नहीं है। रीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो नॉर्म है वो नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। यदि हम इसी से रिलेटेड एक दूसरे 1 0 0 2 एंड बी इज इक्वल टू 2 0 0 3, यहाँ ध्यान से देखें तो ये किस तरह का मैट्रिक्स है। हम ये लीडिंग यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, यानी विकर्ण आव्यूह। दो विकर्ण आव्यूह को हम आपस में यदि गुणा करते हैं ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2। उसी तरह से हम बी ए में देखें तो बी ए इज इक्वल टू, बी को पहले लेंगे यानी 2 0 0 3 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 2, व्हाट विल यू गेट, द सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये 0 हो गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये 6 हो गया। इस स्थिति में आप देखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, इट मीन्स जब डायगोनल मैट्रिक्स हो, दो मैट्रिक्स डायगोनल हो, विकर्ण आव्यूह हो, विकर्ण आव्यूह के स्थिति में ए बी और बी ए इक्वल होता है। तो ये जरा सावधानी से ध्यान देने के बाद, और बी ए किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन की शर्तों को पूरा करता हो, उस स्थिति में ऐसा होता है। इसी से लगा हुआ यदि हम थोड़ी बात करते हैं, सिमेट्रिक पूछा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित और विषम सममित आव्यूह, इसको हिंदी में कहते हैं सममित व विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, पहले वाले हमने वीडियो में ये दिखा दिया था कि आप ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मान लिया लेट ए इक्वल टू
हमने लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन एम बाई एन, और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिख दिया, इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ एक दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया बी आई जे, यहाँ पर हम एन क्रॉस एम, लेकिन ये ध्यान रखना ये आई जे आई के जगह जे, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बी जे आई वाला जे में और जे वाला आई में। इट में हमेशा ये फर्स्ट वाला जो होता है वो रो रिप्रेजेंट करता है। भले यहाँ जे यहाँ लिखा गया है, लेकिन ये रो होगा और ये बाद वाला कॉलम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह की बात करेंगे, इफ ए इक्वल टू ए डैश, तो ए एक सममित आव्यूह होता है। इसको कहते हैं सममित आव्यूह है ये, इसके लिए सममित आव्यूह। दूसरा है इफ ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह, इट मीन्स आव्यूह सम्मित है या विषम सम्मित है। इसके लिए चेक करने का तरीका क्या होगा, आप पहले मैट्रिक्स लेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। यदि ट्रांसपोज मैट्रिक्स और वो स्वयं मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो सम्मित आव्यूह है। यदि ये इक्वल ना हो, माइनस के साथ इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि विषम सम्मित आव्यूह है। लेकिन इसको थोड़ा सा बिना एग्जाम्पल लिए हुए समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। सपोज इसमें ए आई जे इक्वल टू बी जे आई लिखा है हमने, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। सपोज करो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यानी 2 4 3 यानी 2 4 3 5, हम कैसे समझे इसका? यदि आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जरा थोड़ा सा हम सावधानी से इसको देखें। तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 2 4 3 5। यहाँ पर देखिए ए, क्या ए इक्वल टू ए डैश है? यहाँ पर यदि हम 2 4 लें तो यहाँ भी 2 4 आना चाहिए था, और यहाँ 3 5 है तो यहाँ भी 3 5 आना चाहिए। तो ये न तो ए और ए डैश इक्वल है, न ही ए और माइनस ए डैश इक्वल है। इसलिए जब कभी भी आपको सम्मित आव्यूह की ए इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश, हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ए डैश। लेकिन तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह कैसे बात करेंगे? तो थोड़ा सा हम इसमें इसके एलिमेंट की बात कर लें। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ए आई जे ये है इज इक्वल टू ए जे आई। इट मीन्स सपोज करो कि हमने लिखा A11, तो ये भी हो गया A11। हमने लिखा A12, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू A21। अब हमने लिखा ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसके बाद हम लिखे A22, तो ये भी हो गया A22। यानी ऐसी स्थिति यदि आ गई तो ये 2x2 मैट्रिक्स में हम कहेंगे कि ये सम्मित आव्यूह है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक A इक्वल टू, सपोज करो हमने लिया A11 इक्वल टू A11, यानी हमने लिया 1, ठीक है। और दूसरे आव्यूह का आप ये वाला 1 1, यहाँ भी 1 1 हो गया, A12 A21, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सपोज करो हमने 2 लिया। अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम
ये 2 यहाँ हो गया इक्वल, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, इक्वल हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी यहाँ पर हम कुछ कर दें, सपोज करो कि हमने यहाँ लिखा 3, तो उससे क्या हुआ, यदि हम इसको ए डैश करें तब क्या हो जाएगा, फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 2 3। अब यहाँ पर देखेंगे ए और ए डैश, यानी इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 इधर हो गया, 2 3 इधर हो गया। इट मीन्स ए इक्वल टू ए डैश, ये हो गया सिमेट्रिक। इसको हम कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या हम इसको 3 ऑर्डर का करें तो भी आप समझ पाएंगे इसको। तो 3 ऑर्डर में भी हम यदि एग्जाम्पल लें 3 ऑर्डर का, सपोज करो हमने लिया A11 A12 A13, इसका यदि हम ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, इस स्थिति में यदि 1 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर 1 2 रख दें, यानी यहाँ की वैल्यू ये इक्वल होना चाहिए, A13 की वैल्यू 3 1 ये इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। फिर A32 और 2 3, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, A21 A12 इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको यदि किसी तरह से हम इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम कोई ऐसा व्यू ले लें जिसमें ये इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए और ये इक्वल से, यानी डायगोनल में आप देख रहे हैं ये डायगोनल में है, ये डायगोनल में, यानी ये डायगोनल में ऐसे इक्वल हो गया, ये डायगोनल में ये ऐसे इक्वल हो गया और ये डायगोनल में ऐसे इक्वल हो गया। इसका मतलब इधर वाला डायगोनल हम लेते हैं, इधर वाला नहीं लेंगे। और ये जो है कोई भी एलिमेंट लिख लें, तो फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, सपोज करो हमने लिखा 1, हमने पहले डायगोनल के एलिमेंट दे दिए, वो डिफरेंट है 1 2 3, हमने ये डायगोनल में एलिमेंट ले लिया, 1 लिया। इसके बाद 1 2 है, 2 1 इक्वल हो, हमने यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिख दिया। अब इसके बाद 1 3 है तो 3 1, यहाँ पर हमने लिखा 6 तो यहाँ भी 6 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, A23 और 3 2, यानी यहाँ पर जो भी हम वैल्यू रखेंगे, सपोज करो -5 लिखते हैं तो यहाँ भी -5 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप 3। ये यदि a की वैल्यू ये है, a डैश क्या होगा ज़रा देखिए ध्यान से, a डैश, इसको हम ट्रांसपोज कर दें 1 5 6, देखिए 1 5 6, 5 2 -5, यहाँ देखिए 5 2 -5, 6 -5 3, 6 -5 और 3। अब आप देखेंगे तो a और a डैश इक्वल हो गया। ऐसी स्थिति में हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं Aij इक्वल टू Ji, Aj, यहाँ पर माइनस के साथ इसको इधर ले आ दें आप, Aij प्लस Abi इक्वल टू 0, यानी ये दोनों का सम 0 होना चाहिए। ट्रांसपोज करने के बाद यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये विषम सममित आव्यूह है। इसको अब आपके लिए छोड़ा जा रहा है कि इन विच कंडीशन a इक्वल टू -a डैश इम्प्लाइज a प्लस a डैश इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो ऐसे आव्यूह को हम एक दूसरे का विषम सममित आव्यूह कहते हैं। यानी ऐसी स्थिति में सपोज करो कि हमने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमने चेंज किया और यदि ऐसे लिख दें हम a डैश करें तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये देखें नॉट इक्वल टू 0, तो हम नहीं कह सकते कि ये इसका विषम सममित अवयव है। इसलिए आप ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि दोनों को हम ऐड करें तो 0 के इक्वल आ जाए। तो इसमें विशेष रूप से जो समझने की बात होती है, मैट्रिक्स में इसकी प्रॉपर्टी को यदि अच्छी हम तरह समझ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो इसके बाद ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सब को करते हुए यदि आप प्रश्न करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान दें और इस तरह से प्रश्नों को आप आगे बढ़ाते रहें, धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आ गया। और नहीं आएगा तो आप फिर से आप इसके लिए अलग से आप परीक्षा करेंगे तो ज़रूर बताया जाएगा। धन्यवाद।